नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सुनीता। कल हमने इसका 15वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 16वां अध्याय पढ़ते हैं। सुनीता ने अपने ऊपर से अपना अधिकार मानो बिल्कुल छोड़ दिया था। हरिप्रसन्न ने जब कहा, भाभी यहां से हम सिनेमा जाएंगे, वहां से फिर नहीं लौटेंगे, बस सवेरे ही लौटेंगे, तब निरपेक्ष भाव से सुनीता ने इस बात को सुन लिया। उसने न उत्साह दिखलाया न उपेक्षा। हरिप्रसन्न ने कहा, ठीक समय पर मोटर हमें लेने आएगी, तुम तैयार रहना। सुनीता ने कहा, अच्छा। इस अच्छा में ध्वनि थी कि वो क्यों न तैयार रहेगी। इस क्षण भी और उस क्षण के आगे भी सदा उसे तैयार ही समझो। हरिप्रसन्न के मन में बड़ी शंका सी है, किंतु सुनीता के मन में कुछ भी नहीं है। वो तो अपने को छोड़ ही चुकी है, जहां चाहेंगे वहां वो क्यों न जाएगी। ठीक समय पर मोटर आकर नीचे सड़क पर से ही हार्न देने लगी। उस समय हरिप्रसन्न सुनीता को बुला लाने के लिए उसके कमरे में गया। चुपचाप पहुंचकर उसने वहां देखा कि सुनीता ने अभी कुछ भी तैयारी नहीं की है। वो तो एक और दीवार की तरफ मुंह किए हुए आंखें बंद करके बैठी है। हरिप्रसन्न ने कहा, भाभी चलो। और ये कहते हुए जैसे ही कि वो भाभी के पास पहुंचा, उसने देखा कि भाभी के सामने दीवार से टिकी हुई श्रीकांत की तस्वीर रखी है। हरिप्रसन्न की आवाज सुनते ही सुनीता उठ खड़ी हुई, बोली, चलूं? अच्छा, चलती हूं। हरिप्रसन्न ने कहा, भाभी ऐसे चलोगी? कपड़े तो बदल लो। भाभी ने पूछा, ऐसे ही चलूं, कपड़े बदल लूं? हरिप्रसन्न ने कुछ विस्मित स्वर में कहा, ऐसे कपड़े पहनकर क्या चलोगी भाभी, जो रोज के पहनने के हैं? आज का दिन और दिन है, ये अपने में अलग है, वो हर दिन जैसा नहीं है। आज के इस दिन को साधारण मत बनाओ भाभी, इसलिए और वस्त्र पहनो। भाभी वो पहनो जो अच्छे से अच्छे हों। रेशमी? हाँ, कम से कम रेशमी। सुनीता ने शांत भाव से कहा, अच्छी बात है। हरिप्रसन्न ने आग्रहग्रस्त होकर कहा, जल्दी, मोटर खड़ी है। और फिर आगे बढ़कर श्रीकांत की तस्वीर उठाते हुए उसने कहा, ये तो साथ नहीं जाएगी ना, इसे दीवार पर लगा दूं? लगा दो। तस्वीर लगा दी और फिर हरिप्रसन्न ने कहा, मैं इतने नीचे ठहरता हूं भाभी, तुम कपड़े बदल कर आओ। भाभी, हमारे दल के युवक भी देखें कि उनकी देवी चौधरानी सौंदर्य की भी देवी है। सौंदर्य ईश्वर के ऐश्वर्य का एक रूप है भाभी। सौंदर्य शक्ति है, सौंदर्य आदर्श है। वो स्फूर्ति देता है, पवित्रता देता है, बलि की प्रेरणा देता है। जो असुंदर है वो फिर सत्य भी कैसे है? कहकर हरिप्रसन्न चला गया। कुछ देर बाद जब भाभी उनके सामने आविर्भूत हुई, तब वो देखकर एकदम दंग रह गया। क्या उसने कल्पना में भी ये रूप पाया है जो अब सामने है? वस्त्र क्या व्यक्ति में उतनी प्रभा डाल सकते हैं? भाभी की इस मूर्ति को देखकर वो मन में सहमा सा रह गया है। भाभी ने उसके सामने आकर कहा, चलिए। हरिप्रसन्न के मन में हुआ कि कहे, भाभी मुझे क्षमा करो, इन कपड़ों को मत पहनो, ये बहुत हैं, मुझसे झेलेंगे कैसे? लेकिन वो कुछ भी न कह सका। सुनीता ने फिर कहा, चलिए। और नीचे से मोटर के हार्न की आवाज आई। हरिप्रसन्न जैसे जागकर बोला, हां चलो। सुनीता चली, नीचे जीने में ताला डाला और मोटर में आ बैठी। पिछली सीट में उसके पास ही हरिप्रसन्न बैठ गया और चंद्रसेन ने मोटर चला दी। सिनेमा हाउस पहुंचकर हरिप्रसन्न ने चंद्रसेन से कुछ देर बात की। चंद्रसेन चला गया और मोटर को चाबी से बंद करके वे लोग सिनेमा हाउस में गए। हरिप्रसन्न ने सोचा था कि ठीक आधी रात को घर से निकलकर चलना ठीक न होगा, संभल कर पैर रखना चाहिए। स्थिति ऐसी ही है। सिनेमा घरों में से तो उस आधी रात के समय बहुत से लोग निकलकर आते हैं। उन्हीं के बीच में उन दोनों की और उन दोनों की एक मोटर की उपस्थिति किसी के लिए विशेष कुतूहल की वस्तु नहीं होगी। सिनेमा का प्रोग्राम इसलिए उसने बनाया था, पर अब उसे मालूम हो रहा है कि मात्र उस प्रयोजन के कारण ही नहीं, इस सुनीता के साथ सिनेमा में आना अपने आप में ही एक मधुर बात हुई है। उसको इस समय बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जो पास सुनीता बैठी है, कैसी मनोज्ञ, कैसी कमनीय। लोग क्यों न देखें कि वो हरिप्रसन्न के साथ है। सुनीता के सान्निध्य से उसके चित्त को और इंद्रियों को अद्भुत उकसाहट हो रही है। सुनीता के आकर्षण की अजेयता पर वो सुखी है। वो सोचता है जो चाहिए वो यही है, वो यही है। दोनों आपस में बोल नहीं रहे। सुनीता शून्य है, हरिप्रसन्न अनागतग्रस्त। वह विचित्र दृश्य देख रहा है, साथ ही सामने दिखाया जाता हुआ चित्र भी वो देख रहा है, जो मानो उसकी आत्मा से उसके आदर्शवाद को ओट में करके उसके चित्त की ऊपरी वृत्तियों को प्रोत्साहन दे रहा है। हरिप्रसन्न जबकि उसका स्वाद ले रहा है, तब उससे लड़ भी रहा है। इंटरवल पर उसने पूछा, भाभी कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हमारा घर से 12 बजे चलना ठीक न होता भाभी, इसलिए हम यहां आए हैं और कोई बात नहीं है। सुनीता ने सुन लिया, और कोई बात नहीं है। मुझे सिनेमा में शौक नहीं है भाभी, सिनेमा में मुल्क की बर्बादी है।
सिनेमा से हम इंद्रिय सेवी बनते हैं, सिनेमा से हमारा आदर्श फीका होता है, सिनेमा ने प्रेम को शरीर की वस्तु बना दिया है। इंद्रिय परायणता से क्या होगा? हमारा आदर्श उज्ज्वल रहे, दहकता रहे, उज्ज्वल रहे। क्या पंखा बुरा लगता है? सिर में दर्द तो नहीं हो रहा है? पंखा बंद कर दूं? हाँ, करा दो। हरिप्रसन्न व्यस्ततापूर्वक उठा और कह सुनकर पंखा बंद करा दिया। उसके बाद तस्वीर शुरू हुई और अंधेरा हो गया। वे तब उधर देखने में लग गए। खेल समाप्त होने के बाद हरिप्रसन्न मोटर ड्राइवर की जगह बैठा और अपने पास की खिड़की खुली रखकर सुनीता से बोला, बैठो। सुनीता ने चुपचाप पिछली सीट की खिड़की को खोला और वहां अकेली बैठ गई। हरिप्रसन्न ने निरापद भाव से हाथ बढ़ाकर अगली सीट की खिड़की को बंद कर लिया, कुछ कहा नहीं। हरिप्रसन्न तब मोटर को लिए चला, इससे आगे होकर कह लीजिए उड़ाए चला। रास्ते में एक जगह जब गाड़ी एक आदमी से टकराते टकराते बच गई और फिर कुछ आगे निकल गई, तब हरिप्रसन्न ने कहा, भाई साहब, अगर आज ही आ गए तो। सुनीता ने धीमे से कहा, वो अभी अभी मरने से बच गए हैं। हरिप्रसन्न के मन में ये बात थी कि हो न हो ये व्यक्ति जो मोटर की टक्कर से बच गया है श्रीकांत ही है, लेकिन सुनीता के मुंह से ये सुनकर उसने अपने पर अविश्वास करना चाहा। उसने बड़े विस्मय से पूछा, क्या आ? सुनीता ने कहा, शायद वो हमारे घर को बंद देखकर ही लौट रहे थे कि हमने उन्हें बचा दिया। हरिप्रसन्न ने आतंकित वाणी में पूछा, कौन? वो जो अभी मिले थे, वह श्रीकांत, तुमने देखा? परमात्मा करे वो न हो, पर थे वही। वो आ गए और उनको ये भी मालूम है कि हम घर नहीं हैं। हरिप्रसन्न, कहती क्या हो? मैं भी ठीक कहती हूं, लेकिन तुम चिंता ना करो। मैं भी चिंता क्यों करूं? चिंता से क्या बनता है? तो लौट चलें भाभी, कहो तो घर पहुंचाए देता हूं। भाभी ने संक्षिप्त भाव से कह दिया, नहीं भाभी, मैं ठीक नहीं देख सका, पर तुम लौट जा सकती हो। हाँ, वही थे। लेकिन उस बात की चर्चा न करो। लौट हम नहीं सकते। मैं तो नहीं ही लौट सकता, अपने आप में अकेला हूं। लौटूं तो कहां? पर तुम्हारे पास लौटने की जगह है, जगह तुमने बचा छोड़ी है। तुम उन्हें नहीं जानते। मैं उन्हें नहीं जानता। तुम जानती हो और कहती हो कि तुम नहीं लौट सकती, तो भाभी चलो। और कुछ धीमी हो गई हुई गाड़ी को ये कहकर हरिप्रसन्न ने एक साथ तेज रफ्तार पर छोड़ दिया। कुछ देर बाद हरिप्रसन्न ने कहा, तुम लौटती तो मैं क्या करता, जानती हो? क्या करते? लौटते नहीं देखा? करते क्या? ठीक नहीं जानता, पर अपने तरुणों के विश्वास के साथ खेल न होने देता। जबरदस्ती करते? ठीक कुछ भी नहीं जानता, पर तुम्हें गिरने नहीं देता। भाभी, जब तुम दल की रानी हो तब रानी ही रहोगी, नीचे दया में नहीं गिरोगी। मैं समझी। क्या समझी तुम? तुम समझते हो कि तुम दया नहीं जानते, ये मिथ्या है। कुछ भी हो भाभी, लेकिन आज दल के बालकों के सामने तुम्हें होना होता। वे बालक हैं, आकांक्षी हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। देश उनके सामने भी फीका हो जाता है, इसलिए चाहता हूं सामने तुम हो। हाँ, होंगी सामने, इसी से आई हूं, सामने हो रहूंगी। मेरा नाम सुनीता है। मैं रानी होना अस्वीकार करती हूं। तुम भी रानी को अस्वीकार करो। स्वीकार करो सुनीता को, जो घर की रानी है, क्योंकि घर की दासी है। हरि, मद नहीं अमृत चाहो। सुनीता, इसी से कहता हूं, तुम रानी होगी। बालक तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे। उन्हें अवकाश कब होगा कि वे तुम्हें सुने? तुम कुछ भी कहो, सब में वे यही पाएंगे कि तुम रानी हो। मैं उन्हें और तुम्हें जानता हूं। वे चाहते हैं, और चाह बड़ी चीज है। तुम अटूट हो और ये सब कुछ है। सुनीता कुछ न बोली। वो अप्रत्याशी बनी है, तब आगे होनहार में क्यों कुछ झांक कर देखने का कष्ट करें? जो होगा होगा। वो तो जो है होता जा रहा है, उसी को देख रही है। रात के 12 बज चुके हैं। मोटर चल रही है। हरिप्रसन्न अति निपुण कुशल ड्राइवर है। वो सरपट जा रही है। हवा ठंडी लगती है। पेड़ पास से ऐसे निकल जाते हैं जैसे भूत। शहर पीछे छूट गया है। मोटर कहाँ जा रही है क्या जाने, पर वो भागी चली जा रही है। कितनी दूर आ गए हैं? ये कौन सी सड़क है कि देखते देखते मोटर धीमी हुई। वो फिर सड़क के एक और ढाल की तरफ चल पड़ी। वहां लीक नहीं है, रात वहां नहीं सूझती। मोटर के लैंप बुझा दिए गए हैं, पर अंधेरे में धीरे धीरे वो सरक रही है। कुछ दूर बढ़ने पर वो रुक गई। इंजन की घरघराहट चुप हो गई। हरिप्रसन्न उतरा। उसने चारों ओर देखा, फिर आकर पिछली खिड़की खोली। बोला, आओ भाभी। सुनसान जंगल, अंधेरी रात, 1 बजा होगा। सुनीता ने सुना, आओ भाभी। वो उतरकर आई। उसने कुछ नहीं कहा। मेरा हाथ पकड़ लो। सुनीता साथ साथ चल पड़ी। हाथ नहीं पकड़ा। हाथ पकड़ लो, अंधेरा बहुत है।
और कहने के साथ एक हाथ ने बढ़कर टटोलकर सुनीता के हाथ को थाम लिया। सुनीता ने पाया कि अपने हाथ के यों एक पुरुष के मजबूत हाथ में टिक जाने से उसे मार्ग चलने में अवश्य बड़ी सुविधा हो गई है। यह पुरुष की कृपा है और इसके लिए कृतज्ञ है। हरिप्रसन्न के हाथ में टार्च थी और रिवॉल्वर था। हवा ठंडी चल रही थी। चारों तरफ फैली छोटी छोटी झाड़ियां चुप सो रही थीं। इनके चलने की आहट ही वहां आहट मालूम होती थी। चलते चलते अत्यंत आकस्मिक रूप में सुनीता को अपनी बाहों में समेट लेकर हरिप्रसन्न बोल उठा, आह, गजब हुआ। जैसे उसकी ध्वनि की आशंका संक्रामक हो। सुनीता घबराई सी बोली, क्या हुआ? उसने सुनीता को बाहुओं में और कसके कहा, वो उधर देखो। कुछ दिखा। ठहरो, फिर दिखेगा। कुछ सेकंड बाद एक लाल रोशनी चमकी और क्षण होते होते वो लुप्त हो गई। भय से चकित सुनीता ने कहा, वो क्या है? हरिप्रसन्न ने उत्तर दिया, खतरा है, वो लाल रोशनी है। अब वहां नहीं जाना होगा। वहां? क्यों, क्या हुआ? हरिप्रसन्न की निगाह यहीं बंधी थी। कहा, वहां शायद मौत है। सुनकर सुनीता हरिप्रसन्न की बाहों में सिमटी हुई उस अंधकार में उसके चेहरे की ओर उत्सुकता से देखने लगी। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो। मानो हरिप्रसन्न को पता भी न हो, इस भांति अनायास जोर से सुनीता को चिपटाकर उसने कहा, तुम जानती हो, अकेला होता तो मैं क्या करता? वहां संकट है, उस संकट के मुंह को ही जाकर मैं पकड़ता, लेकिन आज तो मैं उधर ताकता दूर खड़ा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसी भांति एकाएक झुककर अपने हाथ से सुनीता की ठोड़ी ऊपर उठाकर बोला, क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं और प्रेम आदमी को निर्बल बनाता है। इस एक क्षण सुनीता सब कुछ भूल गई। हरिप्रसन्न ने कहा, जानती हो वहां कल क्या हुआ होगा? कल के व्यक्ति मरे ना होंगे तो पकड़े जरूर गए होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बोलो, तुम कहती हो कि मैं भी चला जाऊं और जो भी विपदा हो उसका सामना करूं? उस समय सुनीता को अनुभव हुआ कि हाय विधाता ने नारी को अबला और पुरुष के समक्ष सदा अपेक्षणीय क्यों बनाया है, और वो कुछ भी नहीं बोली। हरिप्रसन्न के अंग में सिमटी ही रही। हरिप्रसन्न ने कहा, भाभी, तुम्हें यों छोड़कर मैं मरने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगा। ये मूर्खता मुझसे न होगी। मरने से क्या मैं डरता हूं कि मुझे उसकी जल्दी हो? मुझे उसकी जल्दी नहीं है। भाभी, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं उस दल का नायक था। नायक क्या पीछे हटेगा? नहीं, वैसा आदमी में नहीं है। इसलिए मैं जानता हूं कि मेरे आगे क्या है। आओ भाभी, कहीं आसपास बैठने लायक जगह हो तो बैठें। अभी चलने में खतरा है। ये सड़क चक्कर ही तो है, फिर भी कुछ देर में यहां लोग आ सकते हैं। 2-3 घंटे यहां निकाल देकर ही चलना हो सकेगा। सुनीता ने देखा, अब जब संकट सिर पर आ मडराया है, हरिप्रसन्न प्रबुद्ध है, वो सचेत है, अब उसमें संकोच नहीं है। उस समय सुनीता उसकी बाहुओं में घिरी अनुग्रहीता की भांति चलने लगी, मानो इसमें उसे जीवन की कृतार्थता ही उपलब्ध हुई। थोड़ी दूर पर झाड़ियों का एक घना झुरमुट सा मिला। वहां बीच में कुछ हमराव सी जगह थी। उस जगह पहुंचकर हरिप्रसन्न ने कहा, आओ यहां बैठें और थोड़ी रात बीतने दें। सुनीता बैठ गई। वो एक घिसी चट्टान का ठंडा स्पर्श था। ऊपर तारे थे। बयार धीमी धीमी चल रही थी। आसपास मनुष्य का पता न था। शहर दूर था, बहुत दूर। यहां वन था, वनस्पति थी, और अंधेरे में वन सोया था। वनस्पति भी चुप सोई थी। हवा में कभी झाड़ियों की कुछ फुनगियां जरा हिलती डोलती थीं। हरिप्रसन्न ने कहा, तुम लेट जाओ सुनीता। और सुनीता लेट गई। हरिप्रसन्न ने, जो अपनी बाहुओं से उसे अपनी जंघा का सहारा देकर लिटा लिया है, सो वह भी वहां लेट गई है। वो कृतज्ञ है। हरिप्रसन्न ने कहा, सुनीता, मैं अब तुम्हें भाभी नहीं कहता। जिन्हें भाई कहता हूं उनकी ही मार्फत तुम तक पहुंचूं, अब ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें सुनीता कहूंगा। हम सीधे एक दूसरे के सामने हैं, किसी की मार्फत हम दोनों के बीच में नहीं है। श्रीकांत तुम्हारा पति है, मेरा मित्र है। पति एक होता है, मित्र भी शायद एक ही होता है। मेरे लिए तो वो एक ही है, लेकिन मौत से बड़ी क्या चीज है? अगर कोई प्रभु है, ईश्वर है, तो मौत है। उसे मैं देखता हूं। ये जो हमारे ऊपर मौत का हाथ है, यही उस प्रभु की रक्षा का हाथ है सुनीता। अब मैं और मौत आमने सामने हैं। मैं उससे आंख मिचौनी नहीं खेलूंगा। मैं खुली छाती पर उसे लूंगा। अब ये दिनों की बात है, दिन उंगली पर गिने जाएं। इतना ही अंतर हम दोनों के बीच में मत समझना। उस महाशक्ति के सामने होकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सच कहूंगा। मैं सच कहूंगा। मैं सच कहता हूं, मेरी सुनीता। और निश्चल पड़ी हुई सुनीता की बाह को उठाकर उसने अपनी आंखों से लगा लिया। उसका कंठ रुद्ध आया, उसकी देह कांपने लगी। वो डर से भर गया। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं प्रेम, लेकिन मैं भी नहीं जानता हूं सुनीता। और बिल्कुल अपने मुख के समीप ही ठहरे हुए उस सुनीता के मुख को टकटकी बांधकर वो देखता रह गया। वो उठी, उठकर संभ्रमपूर्वक अलग होकर बैठ गई। सुनीता का मन इस व्यक्ति के लिए पोड़ा से भर गया। वो अपने को सह न सकी। राह उसके लिए अत्यंत अप्रत्याशित थी, अतिशय विस्मयकारी, अतिशय भयकारी था। हरिप्रसन्न ने कहा, डरो नहीं सुनीता। दया में नहीं मानता, फिर भी डरो नहीं। मैं चला जाता हूं। मैं यहां से दूर रहूंगा। तुम बेखटके रहो।
मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे मन को मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं क्यों ये भी तुमसे कहता हूँ कि अब मौत में और मुझ में थोड़ा फासला है, लेकिन इसका तुम बिल्कुल ख्याल मत करो। मेरा बिल्कुल ख्याल न करो। अगर मेरी मौत की बात बड़ी है तो मेरे ही लिए बड़ी रहे, अगरचे मेरे लिए भी बड़ी क्यों रहे ये मैं नहीं जानता। तुम आराम करो सुनीता, अगर खतरा ना होता तो मैं तुम्हें अभी घर पहुंचा देता। तुम सो, मैं चला जा रहा हूं, लौटने का वक्त होगा तब आ जाऊंगा, कहकर हरिप्रसन्न चलने को हुआ। सुनीता गुमसुम बैठी रही। चलते चलते हरिप्रसन्न ने कहा, जाऊं? सुनीता कुछ नहीं बोली। हरिप्रसन्न चला गया। उसके थोड़ी देर बाद तक सुनीता उसी भांति बैठी रही, फिर वहीं अपनी बांह का तकिया लगाकर लेट गई। लेटे लेटे आखिर क्या वो सो भी गई। रात को 2-2:30 बजे के करीब चांद निकल आया। दूध सी चांदनी बिछ गई। आसमान हंसता दिखाई दिया। प्रकृति भी उसके नीचे खिली। वातावरण में अजब मोह था। वयार में गुलाबी सर्दी थी। हरिप्रसन्न नहीं सो सका, नहीं सो सका। मौत उसे हल्की लगती है, पर उन घड़ियों का एक एक पल उसके उठाए नहीं उठता। चांद की चांदनी, चांदनी क्यों है? क्यों वह ऐसी मीठी है? अरे यह सन्नाटों से सुलाता क्यों नहीं है? क्यों यह सब कुछ एक रसीला सा उससे संदेह उसके कान में सुना रहा है? वह कौन है? वह संदेश क्या है? कौन उसे कह रहा है, अरे जा, अरे जा? और यह बिना ही बोले कौन उसके भीतर पुकार रहा है, अरे आ, अरे आ? सो वह नहीं सो सका, नहीं सो सका। अरे एक घड़ी बीती, दो घड़ी बीती, जितनी घड़ी बिताई जा सकी बिताई। वह इसमें हारता ही गया, गिरता ही गया, अंत में उठा, उठकर चला। वह कुछ नहीं जानता, जा रहा है क्योंकि पाँव ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? जहाँ पहुँच जाए, जहाँ कहीं उसके भीतर का दाह उसे ठेले लिए जा रहा है। उस ओर जहाँ कोई सोया पड़ा है, वहाँ जहाँ विश्व का केंद्र है, जहाँ से सबको जीवन प्राप्त है, जहाँ से फिर सबको मौत भी मिलती है। सुनीता खुले पत्थर पर सो रही है, तकिया बाँह का भी नहीं है, वही है और कुछ भी नहीं है, और वह सो रही है। ओह! रेशमी वस्त्र चांदनी में कैसे खिल रहे हैं, और यह मुखड़ा विनिद्रित, संफुटित कैसा प्यारा लग रहा है, कैसा प्यारा और कैसा ज़हर। हरिप्रसन्न इस मूरत को बंधा खड़ा सा देखता रहा। क्या तूफान सा उसके अंदर मचा। इस पदार्थ ने जैसे उसके भीतर अणु अणु को झकझोर दिया, मानो उसकी सारी अहंता को तोड़कर चूर कर दिया है। उसे आता है ऐसा क्रोध, ऐसी स्पर्धा और ऐसा सम्मोह और ऐसी याचकता कि नहीं जानता कि इस लेटी हुई नारी को दोनों मुट्ठियों में जोर से पकड़कर उसे मसलकर दल डालना चाहता है, कि उसकी जान की लहू की बूंद-बूंद करके उसमें से चू जाए, या कि यह चाहता है कि आंसू बनकर वही स्वयं समग्र का समग्र अपने अणु परमाणु तक ही इसके चरणों में बेसुध होकर आंसू बनकर बह उठे, कि कभी थमे ही नहीं, सदा उन चरणों को धोता हुआ बहता ही रहे। वह आया था कि बस एक बेर से उस सोती हुई को देख लेकर वह उन्हीं पांव लौट जाएगा, लेकिन वह तो दर्शन को वहाँ पीने लगा। पीते पीते क्या हुआ कि एकाएक बैठकर उस नारी के चरणों की उंगलियों को उसने धीमे से चूम लिया, ऐसे धीमे कि शायद ओंठों ने छुआ भी नहीं। किंतु लहक तो लहकती ही गई। फिर वह पास आ बैठा, धीमे से उसके हाथ को उठाया और मुंह में लगाया। सने सने फिर सुनीता की देह पर अपने हाथ फेरने शुरू कर दिया, मत जैसे उस पर चढ़ता ही जाता था। धीरे धीरे सुनीता ने आँख खोली। नहीं, उसने आँख नहीं खोली। वह अपने शरीर पर आहिस्ता आहिस्ता फिरते हुए इस पुरुष के हाथ का स्पर्श अनुभव करने लगी। कुछ देर तो वह यूं ही पड़ी रही, फिर आंखें खोलकर मानो कूजकर उसने कहा, हरि बाबू। हरिप्रसन्न ने अत्यंत अबस स्वर में कहा, सुनीता। और वह ऐसे देखा जैसे माफ़ी चाहता है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानना चाहता सुनीता। 2-3 रोज मुझे और मिलेंगे, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, नहीं जानता सुनीता। तुम क्या चाहते हो हरी बाबू? क्या चाहता हूँ? तुम पूछोगी क्या चाहता हूँ, तो सुनो, तुमको चाहता हूँ, समूची तुमको चाहता हूँ। उसके बाद तो मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, ले क्यों नहीं लेते हो? हरिप्रसन्न हाथ घुमाता घुमाता सुनीता की बाहू पर रुक गया था, वहीं रुका रहा, बोला, उठो भाभी। तुम्हें काहे की झिझक है? बोलो, मैंने कभी मना किया है?
तुम मेरी क्यों? मैं तुम्हारे सामने हूँ, इनकार कब करती हूँ। लेकिन अपने को मारो मत हरि बाबू, मरो मत, कर्म करो, मुझे चाहते हो तो मुझे ले लो। हरिप्रसन्न का हाथ अब भी वहीं रुका रहा। सुनीता ने कहा, मुझे चाहते हो हरि बाबू? खूब सोच लो। सुनीता कहते कहते उठ बैठी। तो मैं ही चाहता हूँ सुनीता। उठते उठते मैं उसके सिर से साड़ी उतर गई थी। वह साड़ी मानो लापरवाही में फिर उसके स्कंद भाग से भी नीचे सरक गई। मुझे चाहते, मैं यही हूँ। और कहकर सुनीता ने अपनी देह का वस्त्र अलग करना शुरू किया। हरिप्रसन्न अचकाया सा बोला, भाभी? सुनीता की बाणी में व्यंग मालूम हुआ, न झल्लाहट। उसने कहा, मुझे ही चाहते हो ना, मुझे लो। और उसने अपने चारों ओर से साड़ी हटाना शुरू कर दिया। हरिप्रसन्न बेहद घबरा कर बोला, भाभी क्या चाहते हो हरि बाबू? मुझे ही चाहते हो ना? वह साड़ी है, मैं नहीं हूँ, मैं यह हूँ। और कहते कहते साड़ी बिल्कुल अलग कर दी। हरिप्रसन्न को कुछ सूझे नहीं सूझता था। उसके शरीर पर अब शेष बचे बॉडी को खेलने की चेष्टा में लगे हुए सुनीता के हाथों को जोर से पकड़कर मानो खींच कर कहा, भाभी भाभी। किंतु सुनीता तनिक स्मित के साथ बोली, वह तो बाधा है हरि, उसके रहे मुझे कैसे पाओगे? उसे उतर जाने दो, तब मुझे लेना। खुली मुझको ही लेना, मुझको ही नहीं चाहते। और अपने हाथ छुड़ाकर अपने शरीर से चिपकी हुई बॉडी को उसने फाड़ दिया। वह अंतिम वस्त्र भी चीर होकर नीचे सरक गिरा। हरिप्रसन्न ने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। उसके मुंह से शब्द नहीं फूट सका। सर्वथा पराभूत हुए अपने पराजय में गड़ जाने लगा। लज्जा ने उसे जमा दिया। मानो काटो तो लहू नहीं, धरती फट क्यों नहीं गई कि वह गड़ जाता। सुनीता बोली, हरी मुझे लो, मुझे पाओ। इस एक आवरण को भी हटा देती हूँ, वही मुझको ढक रहा है। मुझे चाहते हो ना, मैं इनकार नहीं करती, ये लो। इस पर हरिप्रसन्न भाभी भाभी कहता हुआ हाथ से आंखें मीचे मीचे उठा और मुंह फेर कर वहां से चल पड़ा। कहा, भाभी बस, मुझे मारो मत, मारो मत। वह चलता चला, पास न रहा, दूर चला गया, दूर चला गया। सुनीता उसी दिगंबर प्राय अवस्था में वहां कुछ देर बैठी रही। अनंतर उसने अपने वस्त्र फिर पहने और उस फटी हुई बॉडी के कपड़े को तहकर सुरक्षित रख लिया। दिन आने की धमकी दे रहा था। 4 बजे सुनीता वहां से उठी। हरिप्रसन्न ज्यादा दूर नहीं था। वह बैठा था, वह परास्त था, पुचकारा सा शांत था। ठोड़ी उसके हथेली पर टिकी थी और कोहनी जांघ पर। वह मानो इस अनबूझ विश्व ग्रंथ में उलट गए हुए एक अर्ध विराम के चिन्ह की भांति वहां बैठा था। मानो निखिल प्रभा के बीच छड़ की एक चुप को चिन्हित करने के लिए ही वह है, अन्यथा वह कुछ नहीं है, मात्र एक बूंद है। सुनीता ने कहा, हरि बाबू अब दिन निकलेगा, हम लोग चलें? हरिप्रसन्न ने सुनीता को बिना देखे कहा, चलो। तब मोटर खोजकर हरिप्रसन्न वेगपूर्वक उसे चलाता हुआ सुनीता के घर आ गया। शीघ्रतापूर्वक उतरकर पिछली सीट की खिड़की उसी बात खोलकर खड़ा हो गया। कुछ बोला नहीं। सुनीता उतर आई। उसने कहा, आप कितनी देर में घर आएंगे? हरिप्रसन्न ने जैसे चौंक कर कहा, मैं? सुनीता घबराई सी बोली, नहीं आएंगे? हरिप्रसन्न ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखिए भाग्य है। सुनीता ठिठकी रही, बोली, मैं देखती हूँ, आप शायद नहीं आएंगे। हरिप्रसन्न ने कहा, भाभी जी सब भाग्य है, भाग्य लाया तो आएंगे, पर वह लाएगा? सुनीता अपने जीने का ताला खोलने बढ़ गई थी। अब सहसा लौट आकर और हरिप्रसन्न के निश्चल दक्षिण हाथ को अपने हाथों में थमाकर हरिप्रसन्न की आंखों में देखकर उसने कहा, हरि बाबू अगर कह सकते हो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते तो कहो, बोलो कहो। भाभी, तो क्या मैंने तुम्हें जानने की भूल की? हरिप्रसन्न ने कहा, भाभी मैं कहता हूँ, कहो कि मैं अपने को नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। तो हरि बाबू तुम हो, मेरी ओर देखो, तुम जानते हो हम प्रेम नहीं जानते, ऐसा नहीं है। सुनीता की आंखें भर आईं। मेरी ओर देखकर तुम यह भी क्यों नहीं कह सको हरि कि जिससे मैं कहूँगी उससे शादी कर लोगे? यह सुनकर हरिप्रसन्न ने मोटर की खिड़की का दरवाजा पकड़ लिया और मानो उसे जल्दी हो वह उसमें बैठने को बढ़ा। सुनीता बोली, नहीं कह सकोगे।
हरिप्रसन्न ने सुनीता की आंखों में ही देखते हुए कहा, नहीं भाभी, नहीं। और हरिप्रसन्न सीटी की ओर बढ़ा। मोटर पर चढ़ता ही था कि सुनीता ने झुककर उसके चरणों की रज ले ली। अब पल भर भी वहां टिकना हरिप्रसन्न के लिए असंभव हो गया। मोटर के इंजन ने घर घर किया और हरिप्रसन्न आंख से ओझल हो गया। सुनीता ने नहीं देखा कि मोटर कहाँ गई और तुरंत उस ओर से पीठ मोड़कर जीना खोलकर चढ़ती हुई पहुंच गई वह अपने घर। तो ये था इसका 16वां अध्याय। कल हम इसका 17वां अध्याय पढ़ेंगे।